अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ये लेक्चर नंबर 1 शुरू करने लगे हैं। यूनिट नंबर है 4 फंक्शंस एंड ग्राफ ऑफ 10th क्लास। यूनिट नंबर 4 है फंक्शन एंड ग्राफ। इसका नाम है जिसके अंदर दो चीज़ें बेसिकली नाम से आपको पता लग गया है कवर करनी है, फंक्शन एंड ग्राफ। फंक्शन जो है वो पहली एक्सरसाइज के अंदर है, ग्राफ इसके जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जाकर आते हैं। इस चैप्टर के अंदर ग्राफ जो है वो उतने मुश्किल नहीं है जितने आप 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 10th के अंदर पढ़े होंगे। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ या फिर आपके पास है कुछ रूट वाली वैल्यू की लीनियर ग्राफ थे, वो उतना मुश्किल नहीं है। ये ग्राफ है प्योर वैल्यूज फंक्शन के ग्राफ होंगे जो कि वी शेप के अंदर ही उनकी जनरली शेप बनती है। उसमें बस आपने बेस जो है उसकी वो आइडेंटिफाई करनी होती है, उसके बाद सिंपल पॉइंट लगा कर तो ग्राफ इजीली, यानी उतने मुश्किल नहीं है, ग्राफ इजीली इसके बन जाएंगे। पहला टॉपिक जो है वो फंक्शन का है। फंक्शन की डेफिनेशन जो है जनरली वो मैथ के अंदर उतनी आसान इसको अंडरस्टैंड करना नहीं होता, पहली दफ़ा होती नहीं होती इस आसानी से, यानी समझ नहीं आती इसकी। तो कुछ एक काम करो इसके ऊपर, एक दो दफ़ा जब बार-बार इन चीज़ों की या फंक्शन की प्रैक्टिस की जाती है तो वो ऐसा-ऐसा फिर चीज़ें समझ आती हैं, तो पता लगता है दोबारा डेफिनेशन के ऊपर आ गए कि अच्छा ये इसके अंदर मेंशन किया गया है। ख़ैर इसको करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करूँगा मैं कि ये लेक्चर के इस लेक्चर के अंदर यानी क्वेश्चन नहीं अपने करने, डिटेल ही है। ठीक है? तो कोशिश मैं पूरी करूँगा कि इस एक लेक्चर में आपको जो है वो फंक्शन की समझ आ जाए। बाकी जो है वो तो अल्लाह मदद कर ही देगा आपकी। ख़ैर डेफिनेशन है फंक्शन की, इफ एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी से मुराद है कि आपके पास दो सेट मौजूद होने, नॉन एम्प्टी से मुराद है कि दोनों सेट खाली नहीं होने चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट पड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक्स एंड वाई दो सेट हैं, नॉन एम्प्टी हैं, उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा। देन अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज अ रूल दैट असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट वाई। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है कि डेफिनेशन, खैर पहले इधर बुक के ऊपर रीड कर रहा हूँ मैं, इसको करना डिटेल के साथ ही है हमने, बस इसको पहले लाइनें क्यों हैं दो ध्यान में रखना है कि इसमें कहा क्या है। दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे एक्स और वाई, तो फंक्शन क्या करता है बेसिकली एक्स के हर एक एलिमेंट को वाई यानी कि दूसरा सेट है वाई उसके एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ उसको असाइन कर देता है या उसके ऊपर मैप कर देता है। डिपेंड करता है कि फंक्शन आपको गिवन क्या है। हम एक एग्जांपल लेकर फंक्शन की कर लेंगे। जो फंक्शन गिवन हो उसके अकॉर्डिंगली एक्स की वैल्यू सेट वाई के अंदर जाकर वाई के ऊपर असाइन होती है, यानी ये रैंडमली नहीं है कि आपने उठा के तो एक्स को कह दिया कि ये अगर एक्स की वैल्यू है तो एक्स वाई की वैल्यू जो है वो कोई भी वैल्यू उसके ऊपर हो जाएगी, इस तरह नहीं होता है। वैल्यू जो है वो आपके अकॉर्डिंग टू फंक्शन ही मेंशन होनी होती है। नेक्स्ट ये फिगर इसने नीचे बनाई है, सेम इसी फिगर की फॉर्म में हम अपनी मर्जी से फंक्शन लेके दो सेट लेकर तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन है क्या। लेट हम फंक्शन अपने पास ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। ये हम एक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, फंक्शन होता कुछ नहीं है, सिंपल आपने जिस तरह पोलिनोमियल इक्वेशन पढ़ी हैं, अगर आपने लेट से इस तरह की कोई इक्वेशन पढ़ी है टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। ठीक है, अब ये आपके पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन है सिंपल, जिसके अंदर जिसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या इक्वेशन भी कह देते हैं ना, कि दो वेरिएबल्स इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं एक्स एंड वाई। लीनियर है क्योंकि दोनों की पावर जो है वो वन है, तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन है। इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वाई लिखूं तो मेरे पास इस तरह आ जाएगा, वाई अलहदा करना है टू एक्स राइट साइड पर जाकर, तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस टू एक्स प्लस वन। ये एक अब इक्वेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ वाई आ गई है, या इन टर्म्स ऑफ कैलो एक्स मैंने इसको लिख दिया है अलहदा करके, वाई जो है हमारे पास वो अलहदा है। ठीक है, फंक्शन क्या करता है कि वो कहता है कि आपने इस इक्वेशन के अंदर, यानी अगर मेरे पास इस तरह की इक्वेशन लिखी है y इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, तो फंक्शन पहला काम ये कहता है कि आपने इस y को f ऑफ x की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, इस फॉर्म के अंदर आपने इस फंक्शन को लिख लेना है। y इक्वल टू टू एक्स प्लस वन है, तो सिंपली जो है वो y की जगह हमने f ऑफ x को सब्सटीट्यूट कर दिया है और इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। अब ये फंक्शन हमारा x के ऊपर डिपेंड है, यानी ये गिवन फंक्शन जो मैंने एग्जांपल लिखी है, डेफिनेशन की तरफ जाते हैं वो आ जाएंगी चीज़ें हमें, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैंने खुद से एक फंक्शन लिया है टू एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स होती सिंपल एक लीनियर इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन ही हो सकती है, बस उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स जब हम या इन टर्म्स ऑफ वाई जब हम लिख देते हैं तो वो उस वाई को बाद में हमने सब्सटीट्यूट कर देना होता है एफ ऑफ एक्स के साथ। अब इस एक्स के ऊपर क्योंकि हमारा फंक्शन डिपेंड है तो इसलिए एफ ऑफ एक्स मैंने लिखा है। अगर इधर कोई और वेरिएबल होता तो फिर हम इधर भी कोई और वेरिएबल ही, जो भी लेट से अगर इधर जेड है तो इधर भी हम फिर जेड ही यूज करते। अब करना क्या है, हम इस फंक्शन के अंदर
इसको मैं इधर जो है वो दोबारा लिख देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+1। इसके अंदर अब हमने x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। मैं इधर x की वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो इधर x की जगह 1 पुट हुआ है तो इधर भी x की जगह 1 ही पुट होगा, तो वो 2 की जगह 1 + 1 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 2 + 1 3। मैंने फंक्शन में x की वैल्यू पुट की और मेरे पास y क्या आ गया है। रिमेंबर एफ ऑफ एक्स स्टार्ट में आपको कहा है कि y ही इक्वल टू जो है वो एफ ऑफ एक्स होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, 1 x पुट किया है, y की वैल्यू इसके ऊपर हमें 3 मिली है और ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू जो है वो x की लिखते हैं, सेकंड वैल्यू जो है वो y की लिखते हैं। नेक्स्ट अब मैं इसके अंदर 2 पुट करने लगा हूँ, तो एफ ऑफ 2 अगर करते हैं तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 + 1 जो है हमारे पास वो 5 आ जाना है। थर्ड नंबर पर हम इधर 3 पुट कर लेते हैं, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 + 1 जो है वो 7 आंसर आ जाएगा, यानी सिर्फ इस एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब 2 पुट किया है, उस पर आंसर आया है 5। 3 पुट किया है, उस पर आंसर आया है 7। एक वैल्यू जो है वो हम और ले लेते हैं, इधर एफ अगर 4 पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 × 2 8 और 8 + 1 9। सीक्वेंस आपको वो देख कर ही समझ आ जाएगी कि क्या सीक्वेंस हमारे पास आ रही है, ठीक है। 4 पर आंसर हमारे पास आया है 9। अब वैल्यू जो है वो मैंने एक सीरीज के साथ पुट की थी 1 2 3 4 और आंसर भी हमें जो वाई की वैल्यूज मिली हैं वो एक सीरीज के अंदर ही मिली हैं। सीरीज से मुराद एक है, आगे उसमें वर्ड यूज करना है सक्सेशन न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसी फॉर्म के अंदर हमें ये आंसर इसके मिले हैं, यानी ऑड नंबर ही मिले हैं 3 5 7 9 और 2 के डिफरेंस के साथ ही आपको पता ऑड नंबर होते हैं, तो वो एक सीरीज के अंदर ही है। 1 पुट करने पर 3 है, 2 पुट करने पर 5 है, 3 पुट करने पर 7 है, 4 पुट करने पर 9 है। तो अब जो वैल्यूज हमने पुट की हैं उसको हम कह देते हैं एक्स, यानी जो एक्स की वैल्यूज हमने पुट की हैं 1 2 3 एंड 4, और सेट वाई जो हमें मिला है वाई की वैल्यू वो है 3 5 7 एंड 9। अब ये दो सेट हैं, ठीक है। उसने स्टार्ट में कहा था फंक्शन जो है वो दो सेट के दरमियान रिलेशन होता है, ठीक है, दो सेट के दरमियान और दोनों नॉन एप्टिक होने चाहिए, तो ये हमने खुद से दो सेट बेसिकली वैल्यू ले दी। अब फंक्शन में रैंडमली चीज़ें नहीं होती, उसमें ज़ाहिर है एक्स की वैल्यू पुट करने पर जो वाई की मिलती है वही आपका सेकंड सेट बन रहा होता है, तो ये दो सेट हैं अब हमारे पास। इसको अब अगर फिगर की फॉर्म में बना के समझेंगे फंक्शन होता गया है, जिस तरह उसने बुक के अंदर फिगर बनाई है, ये सेट लेट से एक्स है, ये सेट लेट से इसको हम कह देते हैं वाई, ये है एक्स। एक्स टू वाई हमने जो है अपना फंक्शन वो अब डिफाइन करना है। एक्स 1 पुट किया था, 2 पुट किया था, 3 पुट किया था और 4 पुट किया था। वाई हमें मिला है 3 5 7 एंड 9। तो अब 1 पर 3 मिला है तो उसकी मैपिंग इधर कर देते हैं, 2 पर 5 है तो ये मैपिंग आ गई, 3 पर 7 है ये आ गई, 4 पर 9 है तो वो इधर आ जाएगी। इधर एक एलिमेंट और लेना है, वो बाद में फिर मदद करेगा जब हमें इसकी डोमेन और रेंज समझनी है। तो इधर मैं एक एलिमेंट खुद से लिखने लगा हूँ 11। 11 की मैपिंग हमारे पास नहीं है, जो जिन चार की मैपिंग थी वो मैंने कर दी है। एक्स्ट्रा एलिमेंट जानबूझ के मैंने इसके अंदर लिखा है क्योंकि आगे डेफिनेशन हमने कर दी है, तो वो समझने के लिए इसका एक एलिमेंट एक्स्ट्रा जो है इसके साथ होना लाजमी है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है हमारे पास, एक्स से वाई का दो नॉन एम्प्टी सेट का रिलेशन। किस फंक्शन के अंडर, अब हमने फंक्शन लिया था 2x + 1 एक्स और वाई, अब आपके सामने हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। इसकी जो मैपिंग आई थी वो 4 एलिमेंट की थी, लेकिन टोटल इसके अंदर जो है वो 5 एलिमेंट हैं। ये मैं मैपिंग करके इसको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो दो एम्प्टी सेट का दो नॉन एम्प्टी सेट का रिलेशन, और फंक्शन करता क्या है कि एक एलिमेंट को y के एग्जैक्टली एक एलिमेंट के ऊपर की मैप करता है। ये उसने कहा था कि फंक्शन असाइन करता है x की एक वैल्यू को y की एग्जैक्टली एक वैल्यू के ऊपर। फंक्शन के अंदर कभी भी इस तरह नहीं होता आप के देखोगे कि एक एलिमेंट आप गिवन फंक्शन के अंदर एक वैल्यू x की पुट करो और आपको आंसर के अंदर दो डिफरेंट वैल्यूज मिल जाए। वो इस तरह फंक्शन के अंदर नहीं होता, रिलेशन हो सकता है इस तरह का। रिलेशन की डेफिनेशन अब वो को भी चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ी थी, तो वो उम्मीद तो मुझे पूरी है कि आपको नहीं आती होगी, पर खैर वो टॉपिक नहीं है हमारा। तो फंक्शन एग्जैक्टली एक वैल्यू के ऊपर एग्जैक्टली एक वैल्यू ही आपको वाई के अंदर मिलेगी। अगर कभी इस तरह आपको फिगर के अंदर बना हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि वो रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन के अंदर एक्स की एक वैल्यू पुट करने पर कभी भी दो वैल्यूज नहीं हमें मिलती, ठीक है।
एक और एग्जांपल ज़रा इधर देख लो। लेट्स से अगर फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँ 2, ठीक है? तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू आंसर आ जाएगा 4। अगर मैं इधर एक्स की वैल्यू पुट करूँ -2, तो -2 का स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, अगेन आंसर आ जाएगा 4। इसकी अगर हम मैपिंग बनाएं तो मैंने एक्स पुट किया है -2 एंड 2, वाई हमें मिला है 4, 2 पर भी मिला है 4 और -2 पर भी मिला है 4। तो ये फंक्शन हो सकता है, ठीक है? फंक्शन में एक वैल्यू y की एग्जैक्टली एक वैल्यू के ऊपर ही मैप होगी। ये चीज़ उसने नहीं मना की, उसने कहा है कि आप एक वैल्यू एग्जैक्टली एक के ऊपर मैप होगी, ये चीज़ जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर है। 2 डिफरेंट वैल्यू सेम आंसर दे सकती हैं, ठीक है? एक वैल्यू के ऊपर 2 आंसर नहीं आएँगे, यानी 2 डिफरेंट वैल्यू जो हैं वो एग्जैक्टली एक के ऊपर ही मैप है ना, वो एक सेम वैल्यू ज़रूर हो सकती है कि दोनों 4 के ऊपर ही मैप है। लेकिन कभी भी एक जो नंबर है वो 2 डिफरेंट वैल्यू के ऊपर जाकर मैप नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि फंक्शन के अंदर आप एक वैल्यू पुट करो और आपको इन आंसर 2 वैल्यूज़ मिल जाएँ। तो वो चीज़ अनडिफाइंड कट जाती है, फिर वो फंक्शन नहीं कहलाता, आपके पास रिलेशन आ जाता है। तो इधर एक मैं सेंटेंस लिखने लगा हूँ, अपने पास बुक में कहीं न कहीं लिख लेना। फंक्शन जो है हमेशा आपके पास मैनी टू वन हो सकता है, ठीक है? फंक्शन मैनी टू वन, ज़रा मैं थोड़ा-सा अजीब राइटिंग के अंदर लिख, फंक्शन मैनी टू वन हो सकता है, यानी आप मैनी वैल्यूज़ पुट करो, जिस तरह नीचे मैंने 2 वैल्यूज़ पुट की और मुझे एक ही आंसर मिला दोनों को, ये हो सकता है, ठीक है? फंक्शन कभी भी वन टू मैनी नहीं होगा, यानी इस तरह नहीं होगा कि आप सिर्फ़ एक वैल्यू पुट करो और आपको उसके अंदर से 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू मिल जाए, ठीक है? वन टू मैनी नहीं होता फंक्शन कभी भी, एक वैल्यू के ऊपर 2 वैल्यूज़ आपको जो है मिल जाएँ, ये नहीं फंक्शन के अंदर होता। मैनी टू वन जो है ये चीज़ फंक्शन के अंदर आ जाती है, क्योंकि उसने कहा है कि एग्ज़ैक्टली एक वैल्यू को y की एक ही वैल्यू के ऊपर मैप करेगा, तो वो ज़ाहिर है ये चीज़ डेफिनेशन को कवर करती है। तो इसका मतलब ये गिवन फंक्शन जो मैंने नीचे लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है? बाकी वो वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी हम फंक्शन को चेक करते हैं, वो खैर इससे अगला टॉपिक है। तो उसकी डिटेल जो है वो बाद में उसके अंदर जाकर देख लेना। ये थी अब तक यानी डेफिनेशन फंक्शन की। अब इसके बाद आती हैं 3 चीज़ें, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है? अब ये समझना है कि फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। आसान अल्फाजों में डोमेन फंक्शन की वो वाली वैल्यूज़ होती हैं जो हम फंक्शन के अंदर इनपुट दे रहे होते हैं, यानी जो मैंने फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ पुट की थी ना 1 2 3 4, ये मैंने खुद से वैल्यूज़ पुट की थी हमारे फंक्शन के अंदर। तो जो फंक्शन को हम इनपुट दे सकते हैं वो फंक्शन की डोमेन कहलाती है। उस डोमेन के ऊपर यानी जो उस इनपुट के ऊपर हमें आउटपुट्स मिल रही होती हैं वो फंक्शन की सिंपली फॉर्म में रेंज कहलाती है। इससे आसान यानी समझने का तरीका नहीं है। अब हर बार जब भी फंक्शन आपने डील करना है तो हम उसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर के अंदर से ही देखते हैं, यानी आपने कंप्लीट रियल नंबर का सेट चेक करना होता है कि वो उसको कौन सी वैल्यू है जो फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करती। अब ये लीनियर फंक्शन था, इसके अंदर कोई भी रियल नंबर में से ऐसा नंबर नहीं है जो मैं इसके अंदर नहीं पुट कर सकता, मैं सारी वैल्यू पुट कर सकता था, बस आसानी के लिए मैंने 4 पुट की हैं ताकि आपको डेफिनेशन समझ आ जाए। ज़ाहिर है जब एग्जाम्पल की तरफ या क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो उधर सारा रियल सेट ही जाकर चेक करना होता है, यानी रियल नंबर आपके पास, रियल नंबर के अंदर सारे नंबर ही आपके पास आ जाते हैं ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इर्रेशनल, इन सारों को जमा करो तो आपके पास एक कंप्लीट रियल सेट बनता है। प्राइम, ऑड, इवन वो सारे इन्हीं के सबसेट होते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं, इन सारों को जमा कर लो तो रियल नंबर बन जाता है। तो ये सारे सेट्स ही हमने चेक करने होते हैं, अपनी मर्जी से कोई 2 4 नंबर लेकर नहीं चेक करते। तो बहरहाल फंक्शन की डोमेन रेंज चेक करने के लिए कंप्लीट रियल सेट से ही चेक करना होता है, ठीक है? गिवन जो फंक्शन हमने लिया 4 वैल्यूज हमने उसके अंदर पुट की हैं, इन 4 पर जो हमें आउटपुट मिली हैं वो रेंज कहलाती है। और ये जो मैंने कंप्लीट सेट बेसिकली इधर लिखा है ये हमारे पास है, इसकी कोड मेन है, सॉरी, ये सारा सेट जो है हमारे पास ये इसकी कोड मेन थी, ये 11 कंसिडर करोगे तो ये टोटली जो सेट है वो कोड मेन है, ठीक है? पूरा का पूरा वाई सेट जो है वो कोड मेन कहलाता है। उस वाई सेट में से जो हमारे पास आउटपुट या जो वैल्यू यूज हुई होती है वो रेंज कहलाती हैं। बुक के अंदर उसने आपको मेंशन किया है कि रेंज जो है वो हमेशा सबसेट होता है कोड मेन का। इसको थोड़ा छोटा करके इधर मैं लिखता हूँ ताकि वो आ जाए, या आर लिख लेते हैं। रेंज के लिए शॉर्ट फॉर्म में मैंने आर यूज़ किया है। रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ फोर डोमेन,
ये आपने याद रखना है, ठीक है। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, वो इम्प्रॉपर भी हो सकता है, वो प्रॉपर भी हो सकता है। यानी इम्प्रॉपर से मुराद के अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, ये सारा सेट वाई जो है ये हमेशा आपका कोडोमेन कहलाता है, कभी भी वो उसको रेंज नहीं कहेगा। इस वाई सेट में से जो एलिमेंट यूज होते हैं वो फिर रेंज वाले सेट के अंदर आ जाते हैं। अब ये इसके अंदर एलिमेंट 4 लिखे हैं, 3, 5, 7 एंड 9, और ये चारों के चारों यूटिलाइज हुए हैं, ये चारों के चारों इनमें से हर किसी ना किसी नंबर की मैपिंग है। तो ये रेंज भी है और कोडोमेन भी है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन आपके पास आ गई है, ठीक है। और अगर रेंज जो है वो छोटी है कोडोमेन से, कोडोमेन वाला सेट बड़ा है, रेंज वाला सेट जो है छोटा है, तो फिर आपके पास वो प्रॉपर सबसेट बन जाता है। तो अगर तो वो रेंज सारी की सारी उसके अंदर पड़ी है और दोनों इक्वल हैं तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो, तो ये इक्वल का साइन लग जाता है। लेकिन अगर वो लेस देन कोडोमेन है, होगा दोनों केस में सबसेट है, एक में इम्प्रॉपर सबसेट आ जाएगा, एक में प्रॉपर सबसेट आ जाएगा, पर रेंज उसने मेंशन की है स्पेसिफिकली कि रेंज हमेशा कोड मेन का सबसेट ही होता है। रेंज सारी की सारी कोड मेन में पड़ी होती है, या तो इक्वल होगी या फिर कोड मेन के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जो है एक्स्ट्रा होंगे। जिस तरह मैंने अभी कहा है कि हम रेंज और डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर से ही चेक करते हैं। तो अब ये सारा सेट रियल नंबर्स का होना था, वो तो इन्फिनिट होते हैं, तो हमने खुद से बस 4 लिए थे, उन 4 की मैपिंग जो है हमारे पास वो ये है। तो उसमें से रियल नंबर के बजाय हमने ये 5, एक मैंने जानबूझकर एक्स्ट्रा लिखा था ताकि आपको कोड मेन और रेंज समझ आ जाए। ये सेट डोमेन होती है, ये सेट कोड मेन होती है वाई। इसमें से जो एलिमेंट यूज हुए होते हैं जिनकी मैपिंग मौजूद होती है, जिस तरह 3, 5, 7, 9, वो फिर रेंज कहलाती है। यानी जब इनपुट्स वाला सेट आप लिखोगे वो आपकी डोमेन है, उन इनपुट्स पर जो आपको आउटपुट्स मिलेंगी वो आपका सेट रेंज बन जाता है। और फंक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि डोमेन सारे के सारे इस्तेमाल होती है, ठीक है। डोमेन के अंदर इधर आप कभी भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं देखोगे जिसकी आपके पास आगे जाकर मैपिंग जो है वो ना हो, ठीक है। अगर इस तरह का कोई चीज़ आपने बनाई है या खुद से देखा हो तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा, कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। फिर इसके ऊपर वो इधर एफ नहीं लिखेगा, रिलेशन के लिए आर यूज़ करते हैं तो वो रिलेशन लिखा होगा, ठीक है। फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन के अंदर एक चीज़ ये भी है, 9th क्लास के अंदर उसने स्पेसिफिकली 2 पॉइंट बनाकर मेंशन किया था कि फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। पहली कंडीशन उसकी क्या थी कि डोमेन जो है वो सारी की सारी यूज होनी है। सेकंड कंडीशन उसकी ये थी कि फंक्शन के अंदर से डोमेन का कोई भी एलिमेंट किसी भी 2 एलिमेंट के ऊपर मैप नहीं होगा, ये उसकी दूसरी कंडीशन थी। तो डोमेन हमेशा सारी ही यूज हो रही होती है, जो एलिमेंट यूज नहीं होता वो फिर हम इस डोमेन के अंदर लिखते ही नहीं है। आंसर आने वाले जो हैं आउटपुट्स वो रेंज कहलाती है, और जो एलिमेंट एक्स्ट्रा वो फिर हम कह देते हैं कि ये कोड डोमेन का एलिमेंट है, हमारे रेंज सेट का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। फंक्शन 2 सेट जिस तरह इधर लिखे हैं ना, ये 2 सेट हमने खुद से वो वैल्यू रिपोर्ट की थी और जो सेकंड आए तो उनके 2 सेट बनाए। तो इसको इस तरह लिखना होता है कि 1 मैप है ऑर्डर पेयर 3 के साथ, जब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं एक्स क्रॉस वाई का जब सेट बनाते हैं तो वो इस तरह बनता है, 1 ऑर्डर पेयर 3 के साथ है, 2 जो है वो 5 के साथ है, नेक्स्ट 3 जो है वो 7 के साथ है, और 9 जो है वो, सॉरी 4 जो है वो 9 के साथ है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल में भी एक देख लेंगे, फिलहाल नंबर्स लेकर किए हैं। तो अब ये 4 ऑर्डर पेयर इसके क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। फंक्शन की क्रॉस प्रोडक्ट से मुराद ये होता है कि रेंज और डोमेन को जब आप उन दोनों सेट को मल्टीप्लाई करो तो इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही बेसिकली लिखे होते हैं। वो लिखने नहीं पड़ते हैं हमें, वो कंप्लीट डिटेल में ये लॉजिक होती है पीछे। अब इसका पहला एलिमेंट हर किसी के अंदर डिफरेंट होना चाहिए, ये सेम नहीं हो सकता। अगर ये सेम हो गया, लेट्स से अगर ये इस तरह हो गया 1 3 है, और फिर सेकंड ऑर्डर पेयर हमारे पास आ जाता है 1 और 5, मैं इस तरह लिख देता हूँ। तो जब इसको ड्रॉ करेंगे हम 1 3 को और 1 5 को, तो इसका मतलब 1 3 के ऊपर भी मैप है, 1 5 के ऊपर भी मैप है। तो ये चीज़ फंक्शन के अंदर नहीं आती कि आपके ऑर्डर पेयर के अंदर सेकंड लाइन उस डेफिनेशन के अंदर ये लिखी थी कि नो टू एलिमेंट्स या नो एलिमेंट्स ऑफ द टू ऑर्डर पेयर शुड बी सेम, यानी उनके पहले एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। सेम से मुराद ये हो जाता है कि डोमेन का एलिमेंट ने 2 नंबर्स के ऊपर जाकर मैपिंग कर दी है, तो वो फिर रिलेशन ज़रूर बन सकता है इस तरह का। रिलेशन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो वो रिलेशन ज़रूर टाइप्स नहीं, डिफरेंट टाइप्स के वो रिलेशन आपको फाइंड करने के लिए दे देता है। किसी में इस तरह ऑर्डर पेयर सेम भी आ जाते हैं, 1 3 1 5 और 1 7, इस तरह कुछ भी ऑर्डर पेयर आ जाते हैं, तो रिलेशन के अंदर पहला एलिमेंट रिपीट हो सकता है। फंक्शन के ऑर्डर पेयर के अंदर कभी भी पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। फाइनल टाइम आसान अल्फाजों में दोबारा डेफिनेशन बता देता हूँ। फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट, जिसके अंदर पहला सेट एग्जैक्टली 1 एलिमेंट बाय के ऊपर वो असाइन करता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, जो भी फंक्शन आपको गिवन है।
डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, रेंज के रिपीट नहीं, कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा बचता नहीं है इधर, जिसकी आपके पास इधर मैपिंग ना हो। मजीद एक चीज रह गई है, अब ये वन मैप हुआ है थ्री के ऊपर, तो थ्री जो है वो वन की इमेज है। ठीक है, थ्री मैप हुआ है इधर, सॉरी वन मैप हुआ है थ्री के ऊपर, तो थ्री जो है वो वन की इमेज है इस फंक्शन के अंडर। ये गिवन फंक्शन था, इसके अंदर मैंने एक्स वन पुट किया तो मुझे आंसर आया थ्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन वन की इमेज हमारे पास क्या है, थ्री। अगर आपने उल्टा देखना हो कि थ्री किस नंबर से मैप होकर हमें मिला है या किस नंबर को पुट करने के बाद मिला है, तो इसको कहते हैं प्री इमेज। ठीक है, थ्री की प्री इमेज जो है वो वन है, कि किस नंबर को मैंने पुट किया तो मुझे थ्री मिला है, तो वो प्री इमेज कहलाती है। वन की इमेज जो है वो थ्री है। तो इस तरह ये काम करता है। ये अगर आपने निकालना है ना, यानी वन पुट करने पर हमें थ्री मिला है, तो अगर ये फाइंड करना हो कि थ्री हमें किस नंबर पुट करने पर मिला है, तो फिर हम इसको उल्टा रिवर्स फंक्शन यूज करते हैं, यानी जिसको इनवर्स फंक्शन कहते हैं, रिवर्स नहीं सॉरी, इनवर्स फंक्शन उसको हम कहते हैं। तो ये आगे जाके अगला टॉपिक है कि आपने फाइंड करना होगा थ्री किस नंबर को पुट करने पर मिला, तो वो फिर एफ इनवर्स हो जाता है। इनवर्स के लिए हम ऊपर माइनस वन लिखते हैं पावर के अंदर, तो वो इनवर्स कहलाता है। अब वन की इमेज जो है वो थ्री है, ये चीज बुक में उसने मेंशन की है। थ्री की प्री इमेज के क्या पुट करना, सिमिलरली टू की इमेज जो है वो फाइव है, फाइव की प्री इमेज जो है वो टू है, थ्री की सेवन है, सो ऑन एंड सो ऑन। उल्टा जो है वो उल्टा किया, दोनों इसी तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, अब दोबारा बुक के ऊपर चलते हैं, तो वो बुक के अंदर जाकर कुछ चीज़ें जो रह गई हैं तो वो कंफर्म कर ले डेफिनेशन से। बाकी डिटेल सारी मैंने इसकी आपको बता दी है। आई डू नॉन एफ द सेट देन अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू सेट वाई इज अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट वाई। इट इज रिटन एज, इस तरह वो उसको जो है राइट करते हैं फंक्शन, फिर सेमी कॉलन आगे लगाकर, कॉलन सेमी कॉलन चलो दे दिया ना जो भी, इसको एक्स उसको अप्रोच कर, सॉरी एक्स टू वाई जो है हमारा वो फंक्शन है। एक्स सेट जो है वो हमेशा डोमेन का होता है, वाई सेट जो है वो हमेशा को डोमेन का होता है। उसमें से जो नंबर यूज हुए होते हैं या जो आउटपुट मिली होती है वो फिर रेंज बन जाती है। वे दी सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन, ये आपको बता दिया, पहला सेट हमेशा डोमेन का बनता है जो इनपुट हम पुट करते हैं। वाई इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ फंक्शन वाइल द रेंज इज द, रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन, रेंज हमेशा को डोमेन का सबसेट होती है। सबसेट से मुराद रेंज सारी की सारी को डोमेन के अंदर पड़ी होती है। ठीक है, रेंज हमेशा कोड डोमेन का सबसेट होती है, इसका मतलब ये है रेंज सारी की सारी कोड डोमेन में पड़ी होगी, या तो वो कोड डोमेन के इक्वल होगी तो इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है। उसकी ऑब्वियसली डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। दैट कंटेन्स ओनली द एक्चुअल आउटपुट, रेंज क्या होती है, वो आपकी ओनली जो एक्चुअल आउटपुट होते हैं, यानी इस फॉर्म के अंदर अगर आप देखो ये एक्चुअल आउटपुट है, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़ा है कोड डोमेन के अंदर, तो ये एक्चुअल आउटपुट जो है वो आपके पास रेंज होती है। इफ एफ ऑफ ए, ये उसने फंक्शन एफ ऑफ ए लिया है इक्वल टू वन, then 1 is called image of a under f and a is called pre image of 1, यानी 1 is called, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि a की इमेज क्या है 1। ठीक है, a की जो इमेज है वो 1 है, और 1 अगर आपने देखना हो क्या पुट करने पर मिला था, उसने a पुट किया है तो 1 मिला है, तो a इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ 1। ठीक है, तो 1 इज इमेज ऑफ ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ 1। उल्टा देखना हो तो वो प्री इमेज कहलाती है, और उल्टा फाइंड करना हो तो उसके लिए इनवर्स फंक्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये उसने एग्जांपल लिए तीन फंक्शन आगे अपने उनकी मैपिंग की है, तो वो डोमेन आपको बता दी है कि डोमेन इसने भी सारी यूटिलाइज दी है, कोई एलिमेंट नहीं है जो इधर एक्स्ट्रा बचा हो, तो डोमेन सारे इस्तेमाल होती है। रेंज जो है वो एलिमेंट बन जाते हैं, जो आउटपुट है कोड में जो है वो सारा सेट होता है। तो यही सिंपल चीज़ें इसके अंदर मैंशन की हैं, इसको देख लेना। ठीक है, कोड डोमेन का सेट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, रेंज हमेशा, सॉरी रेंज का सेट कभी भी कोड डोमेन से बड़ा नहीं हो सकता, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोड डोमेन। ये चीज अगेन उसने रिपीट की है इधर। दिस सिंबल एफ ऑफ एक्स इज ऑफन यूज्ड टू ब्रीफली डिनोट अ फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन को डिनोट करने के लिए हमेशा हम y की जगह ये सिंबल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स के। अब हमने ये कह दिया कि y इन टर्म्स ऑफ x है, तो उसके अंदर x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। देन बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ सक्सेशन न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर x, यानी एक सीरीज के साथ हम उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमें एक सीरीज के साथ ही वाई की वैल्यूज मिलती हैं। जिस तरह ये मैंने चार वैल्यूज पुट की थी, अब ये चारों एक सीरीज के साथ हैं इसके अंदर, यानी मैंने तरतीब नहीं तोड़ी थी इसकी, वन टू थ्री फोर, और एक सीरीज के साथ ही मुझे ये वाई की वैल्यूज मिली थी थ्री फाइव सेवन नाइन। दो दो का डिफरेंस है, और नंबर है तो वो भी एक सक्सेशन न्यूमेरिकल सीरीज ही है। ये सिंपल इसका मतलब है, वी कैन ऑब्टेन कॉरेस्पॉन्डिंग सक्सेशन वैल्यूज फॉर वाई विच स्टैंड फॉर द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन।
Hence, in this connection, it is sometimes conventional to call x the independent variables and y the dependent variables. इस रीज़न की वजह से वो कह रहा है कि हम कभी-कभी कह देते हैं कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है आपके पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है? इसको अगर समझना है तो इसको रियल लाइफ़ की कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल लेकर देख लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल के लिए लेट्स से आपके पास है रुपीज़ 600 और आपने मार्केट से जाकर शुगर परचेज करनी है। शुगर की अमाउंट पर केजी आजकल क्या है मैं भूल गया, हालांकि महीने में 2 दफ़ा लेकर आनी होती, फिर मुझे अमाउंट उसकी भूल गई है कि पर केजी क्या है। लेट्स से हम कह देते हैं कि 150 है, ठीक है? 1 केजी ऑफ शुगर इक्वल टू 150 है, आपके पास अमाउंट है 600। अब आपने मार्केट से जाकर शुगर परचेज करनी है। इसको हम फंक्शन की फॉर्म के अंदर डिफाइन करते हैं ताकि आपको थोड़ी डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंट जो है वो इन चीज़ों की समझ आ जाए, ठीक है? 150 रुपीज़ पर केजी है, तो लेट्स से आप अगर शॉपकीपर को जो है वो 150 दोगे तो वो आपको 1 केजी ऑफ शुगर प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली अगर आप 300 देते हो तो वो 2 केजी ऑफ शुगर आपको देगा, अगर 450 देते हो तो 3 है। लास्टली जो आपके पास फाइनल अमाउंट है 600, तो वो आपको 4 केजी प्रोवाइड करेगा, ठीक है? तो 150 पे 1 केजी है तो 1 के ऊपर मैप हो जाएगा, 2 पे 3 केजी है तो वो इधर यूनिट बेशक लिखना है तो लिख लो, लेकिन लिखते नहीं हैं फिगर के अंदर, वैसे कभी देखा तो नहीं। फिगर बनाते ही नहीं है, वो तो आपकी आसानी के लिए खैर उसने बना के दी है। हम कह देते हैं उसके बाद जो है वो 1 मन यानी 40 केजी के करीब का एक बोरा या तोड़ा जिसको कहते हैं वो पड़ा है। टोटल चीनी उसके पास या टोटल शुगर उसके पास इतनी है। आपकी अमाउंट या आपकी डोमेन इतनी है, ठीक है? घर वालों ने आपको 600 रुपये दिए हैं, उन्होंने कहा कि 4 किलो चीनी लेकर आओ, ठीक है? तो वो ज़ाहिर है 600 की आप 4 केजी ही परचेज़ कर सकते हो। ये सेट डोमेन का बन जाएगा, ये सेट वाई का बन जाएगा। फंक्शन क्या है हमारा कि आपने शुगर परचेज़ करनी है। कहना तो मैंने कुछ और था, शुगर की जगह पेट्रोल मैं सोच रहा था, पर वो महँगा इतना हो गया कि वो 600 में हमारा एग्ज़ाम्पल नहीं पूरी हो सकती थी। वैसे अमाउंट खुद से दिए, अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं इसके अंदर, पर खैर चलो। तो 150 के अंदर 1 केजी बाय करोगे, 300 के अंदर 2 केजी बाय कर सकते हो, 450 के अंदर 3 केजी बाय कर सकते हो 600 के अंदर। अब ये आप इस चॉइस के अंदर या इस कंडीशन के अंदर आप आज़ाद हो। डिपेंड करता है कि आपको कहाँ कितनी है लाने के लिए, तो वो जितनी अमाउंट अगर 1 केजी की है तो सिर्फ़ 150 ही दोगे, 2 केजी है तो 3 ही दोगे। अगर लेट्स से कि 2 केजी ही आपने बाय करनी है तो फिर ये अमाउंट जो है वो यहाँ से ख़त्म कर देंगे हम डोमेन के अंदर से। दुकान वाले के पास तो शुरू में हमने कह दिया कि 40 केजी पड़ी है, ये तो आप अब गरीब मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है ना। तो इसके लिए 2 केजी लेनी है तो फिर वो डोमेन के अंदर सिर्फ ये 2 अमाउंट ही आएँगी। ये आपने डिसाइड करना है, इस चॉइस में आप बता दो कि आपने वो कितनी बाय करनी है। लेकिन ये डिपेंड जो है यानी वो आपको शॉपकीपर कितनी देगा वो आपकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड है। अगर 150 देगा दोगे उसको शॉपकीपर को तो वो आपको 1 केजी ही देगा। अगर 300 दोगे तो वो 2 केजी दे देगा। अगर 450 दोगे तो वो 3 केजी दे देगा। अगर 600 मैक्सिमम जो कि आपकी डोमेन है तो वो आपको 4 केजी दे देगा। तो डोमेन के अंदर ये अमाउंट आ जाएगी 600 तक और रेंज के अंदर ये 4 केजी जो हैं आ जाएँगे, ठीक है? अनलेस के आपने बीच में से गायब ना करने हो कुछ पैसे तो फिर आप कम ही बाय कर सकते हो। तो बहरहाल हो आप आज़ाद ही। पहले सेट के अंदर आपकी चॉइस जो है वो आपकी अपनी है। आपने खुद चूज़ करना है कि मतलब 3 केजी लेनी है कि 4 केजी लेनी है। तो वो ये अमाउंट जो है ये एक्स के सेट के अंदर है। एक्स जनरली इस तरह हम कह देते हैं कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम खुद से अमाउंट उसको दे रहे होते हैं। वो उस चॉइस में जो है वो हम आज़ाद होते हैं। सेकंड सेट जो वाई है या जो केजी के अंदर अमाउंट है वो शॉपकीपर ने आपको पैसे लेकर उतनी ही देनी है। वो एक्स्ट्रा नहीं आपको देगा। तो ऑब्वियसली वो डिपेंड है आपकी अमाउंट के ऊपर। आप उससे लड़ भी नहीं सकते। तो ये चीज़ बेसिकली उसने उधर मेंशन की है। कि इस तरह जनरली हम कह देते हैं कि एक्स सेट जो है वो इंडिपेंडेंट है, वाई सेट जो है वो डिपेंडेंट हो। एक्स है कि एक्स क्या इनपुट दे रहे हो तो उसके ऊपर क्या आउटपुट आ रही है। आगे कुछ एग्जाम्पल हैं उसके बाद इस टॉपिक को फटाफट खत्म करते हैं। काफ़ी टाइम लेंथ हो गई है वीडियो भी। खैर चीज़ समझ आनी चाहिए, लेंथ का क्या है वो तो आप फॉरवर्ड भी कर ही सकते हो। फॉरवर्ड क्या वो कौन-सा देखनी है, रट्टा ही लगाना है आपने। ख़ैर एग्ज़ाम्पल 1 जो है एफ ऑफ एक्स इज़ ये फ़ंक्शन गिवन है देन इवैल्यूएट मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ के ऊपर उसने इवैल्यूएट किया। एफ ऑफ 0 है इसका मतलब एक्स की जगह 0 पुट किया है। सिमिलरली -2 है तो -2 है, ए है तो ए पुट कर दिया है। एक्स प्लस 1 एक उसने एक्सप्रेशन ही ले ली है, एक्स प्लस 1 लीनियर। तो वो इस एक्स की जगह ज़ाहिर है जब पुट करो। अच्छा ये याद रखना है जितने एक्स हैं हर एक्स के अंदर वो वैल्यू जाकर पुट होती है। मैंने एग्जांपल ली थी सिर्फ 2x प्लस 1 की, को ए भी एक्स था उसके अंदर। इसमें अब 2 एक्स हैं तो वो दोनों एक्स के अंदर जाकर वो वैल्यू पुट होगी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 के अंदर भी आ जाएगा, इधर 3 एक्स के अंदर भी आ जाएगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन करोगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस
2ab, तो 2ab 1 ही है तो 2x आ जाएगा, और b का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो नेक्स्ट सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वेरिएबल जो है वो सेम के अंदर जाकर ऐड हो जाते हैं, तो वो 5x आ जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट के अंदर ऐड हो जाता है तो 5 आ जाएगा। सिंपल एज सच, इसके अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट ये सेकंड एग्जांपल है, इसके अंदर उसने कहा है कि ये एक फंक्शन गिवन है, आपने बताना है कि इसकी डोमेन एंड रेंज क्या है। ठीक है। डोमेन रेंज के लिए बेसिकली तो हम टेबल बनाते थे 10th के अंदर, आई डोंट नो आपने अब किस तरह किया है, बट आसान तरीका यही होता है कि हम 0 1 2 कुछ पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर लेते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो हमें उसकी डोमेन रेंज का जो है आइडिया हो जाता है कि वो क्या वैल्यूज हमें दे रहा है फंक्शन आउटपुट के अंदर। तो उसके अंदर हम फिर वो उस हिसाब से बता देते हैं कि उसको रेंज इसकी क्या बनेगी। हर फंक्शन के अंदर हम सारी वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन देखने में किस तरह का है। ठीक है। अब ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। ठीक है। अब इस x के अंदर मैं ज़ीरो नहीं पुट कर सकता, अगर मैंने इसके अंदर ज़ीरो पुट कर दिया तो ये फंक्शन जो है आपका वो अनडिफाइन हो जाता है, यानी 1/0 डिफाइन ही नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये फंक्शन को अनडिफाइन करती है। तो ये याद रखना, फंक्शन के अंदर हम वो आउटपुट्स नहीं दे सकते जो फंक्शन को अनडिफाइन कर रही हों, और मुख्तलिफ फंक्शन जो है उनकी मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं जो उनको अनडिफाइन कर रही हों। अगर ये इस तरह का फंक्शन है, लेट से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x+2, अब इसके अंदर मैं -2 नहीं पुट कर सकता, अगर मैं -2 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1/0। तो इसके डोमेन में से हमें -2 निकालना पड़ेगा, इस फंक्शन के डोमेन में से हमें 0 निकालना पड़ेगा। तो वो वैल्यूज हम फंक्शन के अंदर पुट ही नहीं कर सकते जो फंक्शन को अनडिफाइन कर रही है, तो जो नहीं पुट कर सकते वो फिर हमें डोमेन में से भी निकालना पड़ता है। डोमेन जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि वो रियल नंबर में से चेक होती है, रेंज भी सारे रियल नंबर में से ही आंसर उसको देना होता है। ठीक है। अब उसने इस फंक्शन की डोमेन चेक करने के लिए पहले 0 पुट किया है, फिर 4 पुट किया है, फिर -10 पुट किया है, उसके बाद रैशनल नंबर एक पुट किया है, फिर इर्रेशनल नंबर पुट किया है, फिर अगेन एक नेगेटिव नंबर पुट किया है। ठीक है। तो आंसर में उसको क्या मिला है, 1 प्लस का 25 प्लस का 81 अगेन प्लस का 9/4 अगेन प्लस का, ये भी प्लस का, और 0। प्लस के आंसर हमेशा आते हैं जब आपके पास फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आ जाए या कोई इवन पावर आ जाए, क्योंकि वो इवन पावर अल्टीमेटली आपके अगर फंक्शन की वैल्यू का एक्चुअल आंसर अगर अंदर माइनस का भी आ जाए ना, जिस तरह ये है, इनको अगर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आता है -9, वो बाहर का स्क्वायर अल्टीमेटली उसको प्लस का कर देगा, 9 का स्क्वायर फिर 81 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर स्ट्रिक्टली इस फंक्शन को पॉजिटिव ही रखेगा। ठीक है। तो इसलिए आप जो मर्जी इसके अंदर पुट कर लो, हमेशा आंसर प्लस का ही आना है। और एक चीज एडिशन है कि इसके अंदर अगर -1 पुट करें तो आंसर 0 पर आया है, तो पॉजिटिव वैल्यूज भी आई हैं और 0 भी आया है। ये फंक्शन जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में हमारे पास कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन ऐसा होती नहीं है कि कोई वैल्यू हम इसके अंदर ना पुट कर सकें, सारी वैल्यूज ही पुट कर सकते हैं। तो फिर इसलिए इसका आंसर जो है वो डोमेन जो है वो सारी की सारी रियल नंबर ही आ जाती है, डोमेन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई नंबर हम इसके अंदर नहीं पुट कर सकते। कुछ फंक्शन होते हैं जितना मैंने आपको बताया, आगे आने भी उनके अंदर रेस्ट्रिक्शन होती है, इसके अंदर हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम कोई स्पेसिफिक वैल्यूज में नहीं पुट कर सकते। तो सारी की सारी डोमेन ऑफ एफ जो है वो रियल नंबर से ही आंसर में आ जाते हैं। रेंज जो है फंक्शन की, वो कह रहा है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है। नॉन नेगेटिव से मुराद है नेगेटिव नंबर हमारे पास आंसर में नहीं आएंगे, नेगेटिव के अलावा हम सारे नंबर जो हैं वो इसकी रेंज के अंदर हमें हासिल हो सकते हैं या हासिल होंगे। ठीक है। नॉन नेगेटिव का वर्ड इसने सिर्फ इस 0 की वजह से यूज़ किया है, बाकी सारे तो पॉजिटिव ही है ना, तो हम कह देते हैं कि इसकी रेंज है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। पर वो हम नहीं कह सकते क्योंकि 0 भी हमारे पास इसकी रेंज के अंदर आंसर में हमें मिल रहा है। और 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है, तो इसकी वजह से हमें फिर इधर मेंशन करना पड़ता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी नेगेटिव नहीं आएंगे, उसके अलावा पॉजिटिव और 0 जो है वो आंसर में आ जाता है। और रेंज लिखने का तरीका सिर्फ ये नहीं होता, एक दो तरीके और भी हैं, होते तो वो हायर क्लासेस में हैं, इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करना कि वो अगर समझ आते हैं। ठीक है। अब इसमें से आपने नेगेटिव नंबर जो है वो इसके अंदर से माइनस करने हैं। नेगेटिव नंबर का जो इंटरवल है वो हमारे पास बनता है, इंटरवल जो है वो राउंड ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, -∞ से 0 तक का इंटरवल जो है वो, ये भी रेंज लिखने का तरीका है। डोमेन भी इस तरह लिखी जा सकती है, डोमेन में फिर सिर्फ यही आ जाता है, यानी आप रियल सेट लिख दो इस सेंटेंस के बजाय तो भी डोमेन जो है वो ट्रू हो जाएगी। रेंज के अंदर से क्या है कि हमें ये इंटरवल निकालना पड़ेगा, यानी रियल लाइन के ऊपर मिड में 0 होता है, लेफ्ट साइड पर -∞, प्लस साइड राइट साइड पर जो वो बुक के ऊपर है इसलिए उधर लिख नहीं रहा, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है। अब रेंज के अंदर हमें ये मिल ही नहीं रहा, ये इंटरवल 0 मिल रहा है, तो 0 नहीं हम रेंज में से निकाल सकते।
सिर्फ नेगेटिव नंबर्स हमने निकालने हैं, तो इस तरह भी लिखा जा सकता है कि रियल नंबर माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 0 तक का। अब 0 से पिछली वैल्यू क्या है, यानी 0 से एग्जैक्टली पीछे वो सारा रियल नंबर है, ठीक है। और ये चीज़ जो है, यानी अगर आपको थोड़ा आइडिया हो कि 0 से 1 तक का अगर आप बताना चाहो कि कहना चाहो कि 0 के बाद आने वाला पहला नंबर क्या है, तो जनरली स्टूडेंट कह देते हैं कि 0.1, ठीक है। मैं फिर उनको कहता हूँ कि 0.1 से पीछे एक नंबर पड़ा है 0.01, तो वो कहते हैं हाँ ये इससे पीछे है, तो फिर वो इतने में सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है ये आता है। नहीं, फिर उससे भी पीछे एक नंबर पड़ा है 0.001, उससे भी बैक साइड में जाते जाओगे तो 0 इंक्रीज करते जाओगे तो 0.001। तो ये रियल नंबर्स के दरमियान है। रैशनल या नेचुरल नंबर अगर वो पूछे, वो आपको पता है 1 2 3 वो तो होल नंबर की फॉर्म में ही होते हैं ना। होल नंबर पूछेगा तो 0 की एडिशन हो जाती है, पर रियल नंबर में ये 0 से लेकर 1 तक का एक पूरा इंटरवल काउंट होता है। इंटरवल से मुराद इसके दरमियान इन्फिनिट वैल्यूज होती हैं। हमें पता ही नहीं है कि इनके दरमियान कितनी वैल्यूज हैं। रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं, सारे नंबर इसके दरमियान में ही आ जाते हैं। पता नहीं कितने रैशनल नंबर इसके दरमियान पड़े होते हैं, इन्फिनिट होते हैं, तो वो हम नहीं काउंट कर सकते। तो 0 के आगे आने वाला पहला रियल नंबर कौन सा है, 0 की बैक साइड पे आने वाला नेगेटिव वाला पहला रियल नंबर कौन सा है, वो हमें पता ही नहीं होता कि क्या है। तो इसलिए जब हम डोमेन रेंज लिखते हैं ना, तो वो सेट की फॉर्म में या इंटरवल की फॉर्म में लिखनी होती है। अब ये इंटरवल है, ये ब्रैकेट शो करती है कि 0 इंक्लूड नहीं है। अगर इधर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता ना, तो इसका मतलब था कि 0 इंक्लूड है, यानी जो मैंने नंबर इनमें से माइनस करने हैं उसमें 0 भी इंक्लूड है। पर 0 क्योंकि हमें आंसर में मिल रहा है, तो हमने 0 नहीं माइनस करना है, नेगेटिव वाले सारे माइनस करने, 0 नहीं माइनस होगा। ये ब्रैकेट शो कर देती है कि ये नंबर माइनस होना है या ये नंबर इस इंटरवल में इंक्लूड है या नहीं है। नहीं है तो राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होती है। तो ये एक दूसरा तरीका भी है। आप सेंटेंस ही रखो, मुश्किल लग रही है ये चीज़, तो आपने सेंटेंस फॉर्म में ही उसको रखना है। तो ये इंटरवल सारा का सारा रेंज में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि रेंज में हमें ये मिल ही नहीं रहा। ये सारी लाइन जो है ये रियल नंबर को शो करती है, रियल नंबर ही हम इसे नंबर लाइन के ऊपर लिखते हैं ना। तो सिर्फ 0 से लेकर पॉजिटिव वाला इंटरवल ऐड होगा। तो दो ऑप्शन है, या तो रेंज में ये लिख दो कि रियल नंबर माइनस है नेगेटिव इंटरवल, या सिर्फ इतना भी लिख सकते हो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर रेंज के अंदर है। ये भी तरीका दुरुस्त है। फिर एक और है, रियल नंबर माइनस, इस तरह भी हम लिखते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी और 0, यानी माइनस लिखने के भी दो तरीके हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। या फिर ये भी अकेला ये भी लिख दो तो रेंज ट्रू हो जाती है। या फिर अपना वही जैसी तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिख दो एक लाइन के अंदर। ये सारी डिटेल मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सेकंड ईयर के अंदर यूज़ होती है। आप इसलिए बताइए कि थोड़ा आइडिया हो जाए। ये हायर क्लासेस का काम है, स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। ये मैं एंड में क्यों बता रहा हूँ स्किप कर सकते हो, शुरू में बताना चाहिए था, इतना खपने के बाद अब स्किप करोगे तो गुस्सा ही करोगे। खैर आगे चलते हैं, ठीक है। तो रेंज सिर्फ पॉजिटिव और साथ 0 डोमेन सारी ही पुट की जा सकती है। नेक्स्ट कुछ ऑपरेशन हैं, फंक्शन के ऊपर कुछ ऑपरेशन भी अप्लाई होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये कुछ नया काम नहीं है, सिर्फ ये पोलिनोमियल की फॉर्म में गिवन है ना, या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, तो उनको ऐड ही करना है। पहले इस तरह लिखा जाता है एडिशन, फिर अलग-अलग करके इस तरह लिखते हैं, फिर जो वैल्यूज गिवन है वो इसके अंदर पुट करनी है, उनको ऐड करना है, सिंपल आंसर आ जाता है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सेम वेरिएबल सेम में जाकर ऐड हो जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट में जाकर ऐड हो जाएगा, स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ जाकर ऐड हो जाती है। सब्ट्रैक्शन भी सेम इसी तरह है, पहले एफ, अब दो फंक्शन गिवन होते हैं, ठीक है। ज़ाहिर है दो फंक्शन होंगे तो ही सब्ट्रैक्शन होगी ना, और वो सेम वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स है जी ऑफ एक्स है, दोनों सेम वेरिएबल के ऊपर ही डिपेंड इन टर्म्स ऑफ एक्स ही हैं। कहने का मतलब ये है। नीचे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो डॉट के साथ शो करते हैं, जिस तरह नंबर्स के दरमियान ही एक्स लिखा होता है 4.7, तो मल्टीप्लिकेशन का डॉट थोड़ा मिड में होता है, डेसिमल का जो है वो बेस के अंदर होता है, तो वो आपको ऊपर से पता लग जाता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 4.7 है। तो फंक्शन के अंदर भी इसी तरह है, बाद में उसको लहदा करना है तो वो भी डॉट के साथ मल्टीप्लिकेशन शो कर लेनी है। अब दो पोलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये पहली वैल्यू पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वो आंसर आ जाता है। तो वो ये मल्टीप्लिकेशन है। लास्ट, अब मैं असल में जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ इस वीडियो को। लास्ट जो है वो डिवीजन ऑफ फंक्शन है। डिवीजन में ज़ाहिर है फंक्शन ऊपर नीचे आ जाएंगे, अलग-अलग इस तरह हैं। जब उनको एक्स के साथ लिखोगे तो वो इस तरह लिखे जाते हैं। आगे उसने कहा है कि जी ऑफ एक्स 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है फंक्शन की, क्योंकि अगेन 0 होगा तो वो डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वो फिर फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए जी ऑफ एक्स 0 नहीं हो सकता। अगर एफ नीचे होता तो फिर उसने कहना था कि एफ ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। सिंपल। अब ये दो फंक्शन है,
एफ ऑफ एक्स के ऊपर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला उसने लगाया है, तो वो ये कट के आंसर है, सॉरी गलत कट करनी है, ये प्लस वाले कट के आंसर जो है वो x-2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसकी मदद से होना है एक्सरसाइज के अंदर। तो यानी वो डिवीजन में कोई ना कोई आपका चैप्टर 4 9th क्लास वाली कोई ना कोई प्रॉपर्टी या फॉर्मूलाज ही यूज़ होंगे स्क्वायर वाले। ठीक है, टू वाले तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल उसके अंदर कोई क्वेश्चन है। तो ये सारी डिटेल थी आज के लेक्चर की। ये सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर फोकस करके उसको एक दफ़ा कर लो। पहली दफ़ा में नहीं समझ आता, तो जब प्रैक्टिस चीज़ों की करोगे तो इंशाल्लाह जितनी डिटेल के साथ हमने किया है आ जाएगा। ठीक है, बाकी अब एंड करते हैं आज के इस लेक्चर को। अब मुलाकात हो गई इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अगले में भी डिटेल ही करनी है हमने, एक्सरसाइज नहीं अभी करनी। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करेंगे, उसके बाद इनवर्स फंक्शन कोशिश करूँगा कि वो सेम लेक्चर के अंदर ही हो जाए। फिर थर्ड लेक्चर जो है, कहाँ गायब हो गई बुक, उसके अंदर जाकर फिर वर्टिकल लाइन टेस्ट भी है इसके अंदर, तो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। वो थर्ड लेक्चर में जाकर फिर आपकी एक्सरसाइज आएगी, उसको 1-2 दिन लगा कर या एक ही एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए मुझे दो अब इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।